यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। अगर सीटेट की बात करें तो लेवल 2 के क्वेश्चंस रहेंगे और सिलेबस सेम होता है। ज्यादातर आप अगर कहीं भी पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप मॉडरेटली ठीक तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर है बट ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं क्योंकि लेवल 2 है तो, है ना। तो अगर आप केवीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए तब भी इनको देख सकते हैं, ये कॉमन टॉपिक्स में ही काउंट होंगे। ठीक है बात। तो 1 मिनट का दीजिए समय और देन विल मूव फर्दर। कुछ फाइल का इशू था इस चक्कर में और लेट हुआ है, मतलब कोई बात नहीं, खैर क्या कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। मतलब एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसमें कहा है कि भैया इसको ठीक से पढ़ो और आइडेंटिफाई करो कि इस डिस्क्रिप्शन से कोहलबर्ग की थ्योरी की कौन सी स्टेज की बात हो रही है। स्टेज को पहचानो कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी हैं? 6। लेवल्स कितने दिए हैं? 3। हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट। यानी कि जो आपके राइट एक्शन है, भाई मेरे लिए सही और गलत क्या है ये मैं स्वयं डिफाइन करूं, यानी सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स के मैं अपने प्रिंसिपल्स पर चलूं, बजाय कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं। हो सकता है मुझे बहुत सारे जनरल प्रिंसिपल्स सही लगे, लेकिन अगर मुझे किसी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैं बिलीव करूंगी तो उसके लिए मैं खड़ी हो जाऊं। तो ये कौन सा लेवल है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी का, यानी नैतिक विकास के सिद्धांत का, है ना। नैतिकता बेसिकली हम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करते हैं अलग अलग स्टेज में, तो उसी में से एक स्टेज है जब व्यक्ति अपने चुने हुए सिद्धांतों के प्रति खड़ा हो पाएगा। राइट एक्शन को वो अपने सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स पर निर्धारित करेगा। अगर ऐसा होता कि जो चल रहा है वही सही है तो ना कभी दास प्रथा खत्म होती, ना हम कभी आजाद होते। तो बताओ एक बार फटाफट से कौन सी ये स्टेज है? द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या फिर द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आंसर कीजिए। इनकी थियरी को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ठीक से कराया था, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की एक ही वीडियो में, एक ही लाइव सेशन में, तो उसको देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये बी कौन कह रहा है भाई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में बेसिकली ये एक व्यक्ति नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए नहीं खड़ा हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में वो अपने राइट्स के लिए तो खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए खड़ा नहीं होगा। तो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है। यही मेन फर्क है स्टेज 5 और स्टेज 6 के बीच में, कि स्टेज 5 पे एक इंडिविजुअल अपने राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझता है और वो अगर उसको लगेगा सही कि भाई मुझे टैक्स देना सही नहीं लगता ऐसी गवर्नमेंट को जो गलत जगह पर पैसा लगाती हो, तो वो अपने लिए खड़ा हुआ है, वो सबके लिए खड़ा नहीं हुआ है। जब आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हो जाएं कि नहीं भाई ये सभी के लिए सही है और इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़े फिर भी करेंगे, तो वो है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, जहां नेल्सन मंडेला, जहां भगत सिंह, जहां महात्मा गांधी को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए होगा, ये सिर्फ अपने राइट्स के लिए नहीं होगा। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? भाई पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से हमने याद किया है SPCF, S फॉर सम, P फॉर पीपल, C फॉर कांट, F फॉर फोकस। बट आप ये डेफिनेशन याद रखने की जगह SPCF से याद रखेंगे सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 वर्ष की एज है, उसमें कौन से एक अकॉम्प्लिशमेंट को आप एक बड़ा उपलब्धि मानेंगे? एनिमिस्टिक थिंकिंग। आंसर क्या होगा इसका? एबिलिटी टू कंजर्व, कि बच्चा क्वांटिटी का जो वॉल्यूम, क्वांटिटी, एरिया, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को समझने लगे, उसे ये समझ में आ जाए कि 10 रुपए का नोट भी बराबर ही है 10 सिक्कों के। ऐसा नहीं है कि वो 10 सिक्के ज्यादा हैं जस्ट बिकॉज वो क्वांटिटी में ज्यादा हैं। तो वो समझने लगेगा कि जो दिखने में चीजें अगर अलग हैं तब भी उनका वॉल्यूम, उनकी क्वांटिटी सेम हो सकती है, शेप और साइज अलग होने के बावजूद भी। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, जिसमें रिवर्सिबिलिटी भी लागू होती है। एनिमिस्टिक थिंकिंग जो है, यानी कि वो निर्जीव चीज को भी सजीव मानता है, ये प्री ऑपरेशनल थॉट है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग 11 वर्ष के बाद आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन आपके कुछ महीनों के अंदर होते हैं, यानी जन्म से 2 वर्ष के अंदर, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बार बार रेपिटेटिव एक्शंस जो वो करता है। क्लियर हो गई पियाजे की थियरी? कुछ याद आया है या धूल चढ़ गई है? बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार।
कंस्ट्रक्टिविस्ट्स सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, मतलब रचनावादी जैसे कि जीन पियाजे, जैसे कि लेव वाइगोस्की लर्निंग को, अधिगम को कैसे देखते हैं, बताइए एक बार। हाँ बिल्कुल सीसीई आता है, किसमें? समीर सौरभ सही कह रहे हो, किसके अंदर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये 3 चीजें आ जाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। आज नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं। आयतन भार संरक्षण में अंतर समझने लगता है, बिल्कुल सही बात है मिनी मोनिका। कहां थे आप इतने दिन? मैम केवीएस की स्पेशल पेडागोजी सीरीज नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी आनंदिता, बिल्कुल आएगी, आएगी, समय आने दीजिए, समय पर सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। डी, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। देखो 3 4 5 6 वर्ड हैं जो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद के आसपास याद रखने चाहिए। एक तो रचनावादी हमेशा टीचर को फैसिलिटेटर मानते हैं, बच्चा सेंटर में होगा, इनके एक्टिविटी करता हुआ पाया जाएगा बच्चा, एक्सप्लोर करता हुआ पाया जाएगा बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ पाया जाएगा, एंगेज्ड होगा किसी एक एक्टिविटी में, यानी कि अर्थ निर्माण करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा होगा। क्लियर हो गई बात? डी ऑप्शन। पैसिव नहीं होता बच्चा कभी भी, अब पैसिव होगा तो फिर टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो जाएगा। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, ये बिहेवियरिस्ट हो गए, बिहेवियरिस्ट आदत डलवाने पे फोकस करते हैं, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स भी इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू, यानी कि आप स्टोरीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्सों को, ऐसी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को जहां पर मेन एंड वुमेन, जो महिलाएं और पुरुष हैं, नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में है, यानी गैर पारंपरिक रोल्स में है। महिला हैं, कोई पायलट हैं, या शकुंतला देवी का हम एग्जांपल दे सकते हैं, जबकि हमने समाज में बनाया हुआ है कि गणित में जो है महिलाएं कमजोर होंगी। कितने सारे मिसेस इंदिरा गांधी से लेकर के और दुनिया भर के लोगों का हम एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब जो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में हो, मतलब जिन्होंने सिर्फ वही भूमिकाएं नहीं निभाई जिन महिलाओं और जिन पुरुषों ने, जो उनको समाज ने दी हुई थी, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया। तो ये क्या कहेंगे इसको हम? जेंडर रोल्स को प्रमोट करना, जेंडर कॉन्स्टेंसी को प्रमोट करना, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर को बढ़ावा देना, या फिर काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। जब आपने गैर पारंपरिक तरीके दिखाए, यानी कि आपने किसी एक इमेज से बांधा नहीं महिला और पुरुष को, महिला को झाड़ू लगाते हुए और पुरुष को काम पे जाते हुए, सिर्फ यही 2 रोल नहीं है दोनों के, ये उल्टे भी हो सकते हैं, या जैसे भी आप चाहें। दैट मीन्स जब आप ट्रेडिशनल रोल्स को ना दिखा करके गैर ट्रेडिशनल यानी कि गैर पारंपरिक यानी नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाते हैं दोनों को, तो इससे क्या होगा, आपका जो स्टीरियोटाइप है ना, जो कुछ लोगों के दिमाग में या बहुत लोगों के दिमाग में रूढ़िबद्धता है, तो उनकी आंखें खुलती हैं, अरे ऐसे भी होता है क्या, ये पागल है क्या, ये ऐसे क्यों करने दे रहे हैं लड़की को, या ये वो। तो इस तरीके की चीजें होंगी फिर, यानी काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स होंगे, रूढ़िबद्धता को काट पाएंगे आप एक तरीके से ऐसे एग्जांपल्स से। जब आपको एग्जांपल्स मिलेंगे समाज में कि कोई बात नहीं, वो भी तो लड़की है, उसने भी तो किया था, या वो भी तो लड़का है, उसने भी तो ये चीज कुक बना था, वो तो क्या हो गया, है ना। तो काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स के लिए हमें ऐसे एग्जांपल्स चाहिए समाज में जिन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट रोल को एक्वायर किया हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चे के सामाजिकरण में क्या महत्वपूर्ण है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस हम जानते हैं, समाज के कुछ नियम कायदे तौर तरीके कानून हैं, उन वैल्यूज को, नॉर्म्स को हम एक प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करते हैं, जन्म से और ये मृत्यु तक चलता ही है। किस तरीके से सोशल रोल्स को हम एक्वायर करते हैं, मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, कौन सी बातें सही हैं और कौन सी गलत हैं, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। तबीयत ठीक है, थोड़ी सी थकान है। आप नाम नहीं ले रहे थे, उषा जी कह रही हैं डेली आ रही थी मैंने मोनिका। हाँ मैं समझती हूँ, ऐसे ही मजे ले रही थी मैं। बताओ एक बार, आंसर करो। बहुत सारे लोग डेली आते हैं, नाम नहीं ले पाती हूँ मैं ना। ऐसे मिनी मोनिका का नाम लेने में डर लगता है, ऐसे कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। बताओ एक बार मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, क्या होगा इसका सही आंसर? तो सारी ही बातें सही हैं, मतलब कि बच्चे के सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में, समाज के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखने में मीडिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मीडिया दिखाता है उसका गांव गांव तक, घर घर तक प्रभाव पड़ता है, स्कूल में भी, फैमिली में भी और नेबरहुड में भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत जल्दी में नहीं है आज हम। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड।
कुछ विशेषताएं दे दी हैं हार्वर्ड गार्डनर की। देखो, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं हुई ना पढ़ने की, तो पेपर आजकल ऐसे बनाया जाता है, वही सिंपल आपका सिलेबस है, लेकिन इतनी बड़ी कहानियां दे देगा पेडागोजी में कि आपका टाइम कहां जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। कई लोग ये सोच के जाते हैं 2.5 घंटा, जैसे पूरी जिंदगी दे दी हो सीटेट ने, लेकिन जिंदगी नहीं दी है। पेडागोजिकल क्वेश्चंस लंबे बना दिए जाते हैं, कई बार ऑप्शंस लंबे होते हैं, 4-4 पैसेज सॉल्व करने हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना ये सोच के कि हो जाएगा, फिर उनको पता नहीं लगता कि 2.5 घंटा कहां गया, ऐसे सर के ऊपर से निकल जाता है। तो बताइए एक बार, पढ़ने की भी स्पीड तेज करनी है और समझने की भी, क्योंकि पेडागोजी में बहुत जल्दी हम कुछ गलत समझ लेते हैं कई शब्दों को, क्योंकि जो शब्द लिखे हुए हैं उनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं, उनका कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। बताओ एक बार, आंसर कीजिए। साइंस कंटेंट नहीं करा सकती हूं, नहीं कराऊंगी, दुखी मत होइए। शिवम, आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में ईवीएस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीडीपी की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें से कोई भी एक देख लीजिए। इसके अलावा इंग्लिश की भी बनी हुई है, हिंदी की भी बनी हुई है, एक मैराथन सेशन भी कराया हुआ है हिंदी का। तो ये सारी कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, उनको देख करके फिर प्रैक्टिस पे वापस आइएगा, ये साथ में भी कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स, यानी कि किस चीज की क्षमता, दूसरों की मनोदशा, यानी डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, दूसरे का मूड, उसका टेम्परामेंट, उसकी मोटिवेशन, उसकी इंटेंशन को देखते हुए बिहेव करना या एक्शन लेना, किस प्रकार की इंटेलिजेंस में आएगा। देखो, बात हुई है दूसरे की, अदर्स। अगर ये अदर्स नहीं लिखा होता तो आंसर हो जाता इंट्रापर्सनल, अंतरावैयक्तिक, के स्वयं के बारे में बात हो रही है। जब आप खुद की मोटिवेशन, खुद के जो भी फियर्स हैं या मूड्स हैं उनके अनुसार समझते हैं खुद को बेहतर से, तब वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात होती है तो हम इंटरपर्सनल यूज करते हैं, यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं गार्डनर इसको, कि कुछ लोग सोशली, स्पेशली जो लोग सोशली एक्टिव होते हैं, वो दूसरे के मूड, उसके टेम्परामेंट, उसका जो भी बेसिकली मोटिवेशंस हैं, उसकी इंटेंशन है। आप सोशली, कई बार जो बहुत सोशली अपने आप को एक्टिव या फिर क्या कहें क्लेवर लोग समझते हैं, वो अपनी बातों में 1 मिनट में चीजें ऐसे बिल्कुल चेंज करते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो आपको भाप रहे हैं कि आपका रिएक्शन कहां से कैसा आ रहा है। स्पेशली कह सकते हैं ये जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, ये तुरंत इसी चीज पे फोकस करते हैं। तो ये अच्छा, इसका नेगेटिव भी हो सकता है एस्पेक्ट और पॉजिटिव भी। ठीक, तो हम इंटरपर्सनल लेंगे और इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। इसमें आपका काउंसलर भी हो सकता है, क्योंकि उसको समझना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। थेरेप्यूटिक इंटेलिजेंस जैसा कुछ होता नहीं है, नेचुरलिस्टिक में नेचर की बात होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मूल्यांकन या आकलन के निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, मतलब किस लिए करें हम आकलन बच्चों का, रीजन बताइए। इंट्रा मतलब स्वयं का और इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच। आंसर कीजिए। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स, टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। आंसर कीजिए थोड़ा सा। आप कह रहे हैं सी ऑप्शन सही है। देखो, ये भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कभी भी सेपरेट और लेबल करने के लिए आप बच्चे का मूल्यांकन या उसको टेस्ट इसलिए नहीं करते कि आप ये कह सकें ये तो बिल्कुल फुद्दू बच्चा है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, तो फर्स्ट आता है। ये लेबल करने के लिए नहीं, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आगे आप टीचिंग लर्निंग को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या चेंजेस, क्या प्रोग्रेस बच्चे ने की है और आगे आप कैसे उसको और बेहतर करा सकते हैं, बच्चे के अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या पोटेंशियल है, वो और किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। इन सब चीजों को जानने के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। तो आंसर क्या होगा? 2nd, 3rd और 4th सही है, यानी कि तीसरा उत्तर सही होगा यहां से। ठीक, कई बार हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में यहां से कोई एक चूज करके पेपर में OMR फिल कर देते हैं, उसमें पंगा हो जाएगा, गलती हो जाएगी, 1 नंबर चला जाएगा मजाक मजाक में। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के संप्रत्यय के विषय में या अवधारणा के विषय में कौन सी एक बात सही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन शायद आपने मेरे साथ डिस्कस की होगी अगर आपने वीडियो देखा है। जॉन डुई बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चे को आप ग्रुप्स में कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करा के सिखाइए ताकि वो साथ में कुछ सीख सके रियल लाइफ के लिए। आंसर क्या होगा इसका? बताइए एक बार। 8th का बी कह रहे हैं कई लोग। बिल्कुल सही बात है। ये विश्वास, ये बिलीफ
कि बच्चा कर सकता है, यानी बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमता होती है और वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता है। इस बात को यदि हम मानेंगे, बच्चा बाय नेचर क्यूरियस है, बाय नेचर वो जिज्ञासु है और वो सीखने की इच्छा रखता है। इस बात को हम मानते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, यानी करके सीखने की, बच्चे को एक्टिव रखते हैं, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत विभिन्नता पे बड़े सवाल आते हैं आजकल। व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए क्या एक चीज महत्वपूर्ण है? टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, यानी जो व्यक्ति के अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना। टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, एनवायरमेंट के फैक्टर्स को देखें या सिर्फ हेरिडिटी के फैक्टर्स को देखें। टू कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, जो परिपक्वता है आपकी बॉडी की और ब्रेन की उसको देखें, या फिर टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या साइकोलॉजी में ज्यादातर चीजों का जो कारण है वो एक है जिसको हम कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन या डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी कि आपकी आनुवांशिकता जो आपको अपनी हेरिडिटी से मिला है और जो आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट था, उसके साथ दोनों चीजें अन्योन्य क्रिया करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। जो आपको अपने जीन्स से गुण मिले थे और जो आपके एनवायरमेंट ने आपको दिया, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, इसीलिए हम सब अलग हैं। कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। ठीक है बात? तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो गई? कोई समस्या हो तो बताओ, सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है विकास का, या विकास का सिद्धांत नहीं है? Individuals develop at different rates. Development is relatively orderly. Development takes place gradually over a period of time. Exact course and nature of development is determined at the time of birth itself. आंसर कीजिए थोड़ा सा, बताइए। वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है। आप एक बार क्वालिटी का ऑप्शन होगा आपके पास, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, नहीं तो फिर पीपीटी पे लेके आएंगे अगर इस तरीके की समस्या है तो क्वेश्चन को, है ना। मुझे भी लगता है आप लोगों को समस्या होती है इस तरीके से। और लाइक शेयर ना किया हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, और इच्छा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। बताइए एक बार। देखो, इनमें से कौन सी एक बात डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में से नहीं आएगी? डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कुछ 10-12 तो हमने पढ़े ही हैं विकास के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये बात भी सही है। रिलेटिवली और ऑर्डरली चलता है एक सीक्वेंस में, ये बात भी सही है। ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में कोई भी पेड़ नहीं बन जाएगा। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। ये कहना गलत होगा कि जन्म लेते ही बच्चे की विकास की क्या दिशा होगी, वो कैसे डेवलप होगा, वो कहां तक पहुंच पाएगा, सब फिक्स हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो पहले से आप प्रिडिक्ट कर देते ना, बता देते पहले ही दिन कि ये तो यही कर पाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या किसके अंदर इंटरेस्ट आ जाए, किसी को नहीं पता कभी भी कुछ भी। सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? यानी कि बहुत सारे शोध या अध्ययनों से पता चलता है कि जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, उनका इंटरेक्शन लड़कों से ज्यादा होता है कक्षा में, लड़कियों की बजाय। यानी लड़कों को अटेंशन ज्यादा दी जाती है। सिंपल है, जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे इसको, और तो कुछ बचा ही नहीं। या जेंडर बायस भी कह सकते हैं। बायसनेस मतलब किसी भी एक तरफ आप झुके हुए हैं। या स्टीरियोटाइप तब कहते हैं जो चीजें पहले से चली आ रही हों। अगर स्टीरियोटाइप भी होता ऑप्शन में तो स्टीरियोटाइप भी मान जाते हैं हम। ठीक है, बाकी बायस है क्योंकि किसी भी एक पक्ष में यदि आप झुके हुए हैं तो बायसनेस तो आ गई। स्टीरियोटाइप में भी बायसनेस इंक्लूडेड ही होती है। द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधान, यानी मल्टीपल सॉल्यूशन सोच पाए एक प्रॉब्लम के आप, तो ये कहां से आएगा? ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन में होगी ये चीज, यानी किस बच्चे की विशेषता होगी अलग अलग दिशाओं में समस्या का समाधान ढूंढना। ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन, इंपेयर्ड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, या क्या कहेंगे आप ऐसे बच्चे को? सिंपल आंसर है क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकर्स होता है। हर एक बच्चा जो भी क्रिएटिव है, जो भी सृजनात्मक है, जो भी रचनात्मक है, जो भी कुछ अलग कर सकता है, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ फ्लेक्सिबल कर सकता है, वो क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकर जरूर होगा। बिना डाइवर्जेंट थिंकिंग के आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, लेकिन हर एक डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव होगा ये भी कहना गलत होगा। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। होपफुली आपको बात जो है क्लियर हो गई होगी यदि आप शब्दों पर ध्यान दे पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। What instructional adaptation should a teacher make while working with students who are visually challenged?
वो बच्चे जिनको देखने में समस्या है, विजुअली चैलेंज्ड है, यानी दृष्टि बाधित हैं, उनके लिए एक टीचर को अपने मेथड में या किस चीज में परिवर्तन या कैसे परिवर्तन लाने की आवश्यकता है? बताइए एक बार, बताओ एक बार, आंसर कीजिए। 13th का ए, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल। बिल्कुल सही बात है भाई, जो बच्चा देख नहीं सकता, अब उसको चार्ट दिखा के तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको देखने में पहले ही प्रॉब्लम है। तो आप क्या करें, बोलें क्लियरली, यानी आपके जो वचन है, यानी जो शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, वो क्लियर हो, ताकि जो बच्चा देख नहीं सकता वो एटलीस्ट सुन क्लियरली पाए। ठीक। एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटीरियल्स। टच मटेरियल और फील मटेरियल, ऐसी चीजें जिनको टैक्टाइल चीजें कहते हैं, जिनको फील या टच कर सके बच्चा, टैक्टाइल मटेरियल भी कहते हैं उसको। इस कई जगह पे टच और फील ना देकर के टैक्टाइल मटेरियल दे देगा, यानी कि ऐसी चीजें जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो। क्योंकि बच्चे का जो विजुअल सेंस है उसमें प्रॉब्लम है, हियरिंग सेंस गुड है, फील वाला सेंस गुड है, स्मेल गुड है, मतलब क्या गुड है, मतलब अच्छी है। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या फायदा है, जिसको आंख से देखने में प्रॉब्लम है उसको आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे, तो ये तो और उल्टी बात हो गई। अपने आप उसको ओरिएंट हर सेल्फ, मतलब कह दोगे खुद मैनेज कर लो, बाकी बच्चों पे ध्यान दोगे, या बाकी बच्चों की तरह खुद को मैनेज कर लो। रिटर्न टास्क देने से क्या होगा, वो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो आप ब्रेल लिपि का यूज कराएंगे, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज कराएंगे, टैक्टाइल मटेरियल, जिसको ब्रेल को भी बेसिकली टच करके ही, फील करके ही पढ़ा जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, मतलब सहयोगात्मक अधिगम। और देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग हमेशा अच्छी होती है बच्चे के लिए, जहां पर सहयोग कर पाए, सब एक दूसरे को ग्रुप्स में सीख पाए। पीयर ट्यूटरिंग यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा होगा, जिसको जो जहां समस्या एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा अच्छा होता है। यानी एक्टिवली प्रिपेयर करेंगे, एक्टिवली प्रमोट करेंगे ऐसी चीज को जहां बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हो सहयोग करके। ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह का बच्चा है, तो दोनों या अलग अलग बच्चे अलग अलग बच्चों की स्ट्रेंथ से सीख सकते हैं, कौन किस सब्जेक्ट में अच्छा है उससे आप एक दूसरे से सीख सकते हैं ग्रुप्स बना करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि अगर मैं बात करूं समावेशी कक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, प्रमोटिंग कॉम्पिटेटिव लर्निंग, या इंडिविजुअलाइज्ड। ये क्वेश्चन मैंने कल परसों कम्युनिटी टैब में डाला था, और आप लोगों ने जो भयंकर गलत जवाब दिए, आंसू आ गए मेरे। और अभी जो लोग कह रहे हैं लड्डू क्वेश्चंस, मतलब रोज कम्युनिटी में इतने गलत गलत आंसर देखती हूं मैं, मतलब रोने का मन करता है कि क्यों डाला मैंने क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, खैर ये एग्जैजरेशन है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को इतने हल्के में मत लिया करो, क्योंकि सारे सही आंसर आप नहीं करते हो। बताओ एक बार आंसर क्या होगा इसका, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि विशिष्ट शिक्षा योजना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, आईईपी। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन में इसको बहुत महत्व दिया जाता है, स्पेशली स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं, जिनको स्पेशल नीड है। इंडिविजुअली बेसिकली आप एक प्लान बनाते हो जिसमें हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को केटर किया जा सके, उसके पेरेंट्स से मिलकर उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ एक इस तरीके का प्लान क्रिएट करें आप कि ज्यादातर बच्चों की नीड्स को केटर कर पाए, उसी को हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कह रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लर्निंग मतलब प्रतियोगिता को बढ़ावा देंगे यदि आप, तो सब एक दूसरे को गला काट, जो कंपटीशन है वो बन जाएगी, प्रतिस्पर्धा बन जाएगी गला काट, है ना, ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन जिसको हम कहते हैं। तो कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता, कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, जस्ट टेस्ट कर दोगे फिर क्या होगा, इससे कुछ भला होगा बच्चों का? क्या आपने एक तरफ से उठा करके यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, मतलब सबको एक जैसी ही इंस्ट्रक्शन, आपको बच्चे की नीड को देखते हुए सबकी नीड्स को केटर करना है क्लासरूम में, स्पेशली इंक्लूसिव क्लासरूम में, जहां एक स्पेशल बच्चा भी है, जहां नॉर्मल बच्चा भी है, जहां एक गिफ्टेड बच्चा भी है, जहां एक स्लो लर्नर भी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टर्स। बच्चे और उनकी खास बातों के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताइए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया शैलजा। देखो, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको जहां चाहे आप मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन भी, बट इतनी यूनिक नहीं मिलेगी ना। आंसर कीजिए, एक नई सीरीज लाएंगे, जल्दी करेंगे प्लान यार, करेंगे प्लान। ओ गॉड, डिसलेक्सिया लर्नर्स
ये बात बिल्कुल ठीक है। डिसलेक्सिया के अंदर बच्चे क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी लैक करते हैं, यानी धारा प्रवाहिता, यानी ठीक से फ्लुएंटली पढ़ नहीं पाते और लिखने में भी समस्या आती है, क्योंकि जब पढ़ेगा सही नहीं तो लिख भी सही नहीं पाएगा। जो बच्चा बी को डी पढ़ता है वो बी को डी ही लिखेगा या कुछ और लिख देगा। तो इसलिए डिसलेक्सिया की बात सही है, यहां बाकी सारी गलत हैं। हियरिंग इंपेयर्ड को देखने में समस्या थोड़ी होगी, बात हो रही है सुनने से समस्या वाले बच्चे की। क्रिएटिव बच्चा हाइपर एक्टिव बिल्कुल नहीं। अटेंशन डेफिसिट वाला बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, ना कि क्रिएटिव। बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं होती अटेंशन डेफिसिट वाले बच्चे में, क्योंकि उसके बाद ध्यान एक जगह पर टिक ही नहीं पाता, पूरे टाइम क्लास में उछलता कूदता फिरेगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे, जिसको एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन अ मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के सार्थक सरलीकरण, या सिंपल भाषा में समझें तो मीनिंगफुल फैसिलिटेशन, भाई अर्थपूर्ण ढंग से सीख रहे हो जहां बच्चे, उस चीज का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, आंसर कीजिए। प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बार बार आप सिर्फ रट्टे लगवाएं, ये जरूरी नहीं है। नई नॉलेज से पुरानी नॉलेज को कनेक्ट करें प्रीवियस नॉलेज से। एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, नॉन एग्जांपल्स क्या होते हैं, जब आप बच्चे को गैस करने के लिए मौका दे रहे हैं, उसको हिंट दे रहे हैं, ये सारी चीजें नॉन एग्जांपल्स में आती हैं। एग्जांपल्स डायरेक्टली आप एक्सप्लेन कर देते हैं। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, डिफरेंट तरीके से एक समस्या पर वो प्रकाश डाल पाए। तो सिर्फ याद करना, बार बार रेपिटेटिवली रिकॉल करना चीजों को, फिर आप रोट मेमोराइजेशन को फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश, ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें आप बहुत गलतियां करते हैं कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को क्या निर्धारित करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, किस चीज की जगह। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और 1 मिनट बाद ही चलेंगे, थोड़ी सी थकान है और बढ़ते हैं आगे। अरे यार आज थोड़ी एनर्जी कम है। देखो एक बार, आर टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट मास्टरी गोल्स, हमेशा हमारा जोर रहता है मास्टरी गोल पर, या लर्निंग गोल्स भी कह देते हैं इनको हम, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके, यानी एक टीचर को फोकस करना चाहिए कि बच्चों ने सीखा कितना, बजाय कि उन्होंने परफॉर्म कितना किया। ठीक, तो इसलिए आंसर जो है ए है। प्रदर्शन से ज्यादा फोकस होना चाहिए अधिगम पर। ऐसा हो सकता है किसी दिन आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, आपको बहुत अच्छे से आता था, बाय चांस किसी भी कारणवश आप उस दिन, जिस दिन प्रेजेंट करना था, जिस दिन पेपर था या कुछ और था, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, पॉसिबल है। ठीक, लेकिन अगर आपको आता होगा तो आप कम नहीं तो ज्यादा कुछ तो परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्मेंस से ज्यादा फोकस रहेगा मास्टरी पे, किसी भी चीज के हम मास्टर बन पाए, अच्छे से सीख पाए, अधिगम कर पाए, लर्निंग कर पाए। परफॉर्मेंस और फेलियर अवॉइडिंग ये सब नहीं है। फेलियर अवॉइडिंग होता है कि बस किसी तरीके से पास हो जाऊं, फेल ना हूं, फेलियर को अवॉइड कर दूं, तो वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ मार्क्स सीकिंग गोल्स, ये भी खतरनाक है। ऐसे लोग मार्क्स तो ले आते हैं बट जीवन में बहुत ज्यादा सुकून में नहीं रहते। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि एक ही उद्देश्य है कि मार्क्स लेके आने हैं, तो वो गलत हो जाएगा। मार्क्स आ जाएंगे यदि लर्निंग गोल सेट किया हो कि सीख अच्छे से लेता हूं फिर अच्छे से कर भी दूंगा। नॉट, यानी इनमें से कौन सी एक बात जो है सही नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, यानी रचनावाद के बारे में। आंसर कीजिए, कौन सी एक बात सही नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। स्वयं पढ़ने का प्रयास करो, बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप टू, ये तो सब सही है, ये भी सही है। नहीं, प्रोडक्ट्स पे तो फोकस नहीं हो सकता। प्रोडक्ट्स पे फोकस करने का मतलब है कि आप बच्चे की लर्निंग पे नहीं, उसने कैसा परफॉर्म किया इस पे फोकस कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। बच्चों को मौका देंगे मीनिंगफुल एक्सरसाइज करने का, ये बात सही है। देखो मैंने बताया हुआ है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मीनिंगफुल एक्टिविटीज, एंगेजमेंट, ये सब यदि आ जाए तो ये सब पॉजिटिव माने जाते हैं। स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन हमेशा अच्छा है। आइडियाज को और एक्सपीरियंसेस को आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा पाए, वो भी सही है। लेकिन एक ही बात गलत है, जो कि सही है गलत है इसीलिए सही है क्योंकि क्वेश्चन ने नॉट पूछा है। अगर आप नॉट मिस कर देंगे तो 1 नंबर फ्री फंड में चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 19th क्वेश्चन पहले करा चुकी हूं मैं, तो ये 20th है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यानी बेहतर या प्रभावी सीखने के तरीकों का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बताइए।
वाह वाह वाह, माफ कीजिए रुद्र श्रीवास्तव जी, काम कीजिए, ना तो घर चाहिए, ना गाड़ी और ना पैसा, है ना, ध्यान दीजिए थोड़ा पढ़ाई पे। क्या गजब करते हो भाई। बताओ एक बार, सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, या सेल्फ क्वेश्चनिंग। मतलब ऐसे इतना मतलब ऐसे लोग इम्प्रेस भी, तो मतलब देखो है मतलब क्या स्थिति आ गई, ऐसे खुद पे शर्म आ रही है, क्या इतना छोटा दिमाग है कि हनी सिंह के गाने सुन करके अब कोई इम्प्रेस हो पाए, है, हद हो गई। मतलब कुछ अपना लाओ, कुछ ओरिजिनल लाओ। देखो एक बार आंसर करो, मतलब ऐसे हंसी आ जाती है। आंसर कीजिए। देखो चारों ही बातें, इवन 5 की 5 बातें सही लग रही हैं मुझे इफेक्टिव लर्निंग के लिए। गोल भी सेट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स भी लेने पड़ेंगे, और अगर पीयर ग्रुप में किसी को एक्सप्लेन कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा एक उदाहरण है। आंसर कीजिए। 30 करेंगे, आराम से करेंगे 30, अब तो एनर्जी आ गई है। मैं ऐसे हंसी मजाक कर रही हूँ ताकि एनर्जी आ ही जाए। हाँ। देखो मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि कोई स्किल में मास्टर बना दोगे, जो भी सिखा रहे हो उसको वो अच्छे से जानता हो। मास्टरी का मतलब ये है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट में समझना है किसी भी चीज को। प्रभात चली रही है, सब्जेक्ट की प्रैक्टिस अलग अलग दिन अलग अलग कर रहे हैं हम। संस्कृत का मटेरियल तो नहीं हो पाएगा अंकुश, धन्यवाद आप जुड़े हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर से। और बताइए आगे। हाँ देखिए एक बार, देखो अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, देखो दो प्रकार की अभिप्रेरणा है, एक है इंट्रिंसिक यानी इंटरनल, जो अंदर से बाहर की ओर जाएगी, जिसका जो कंट्रोल है, जिसका जो सेंटर है वो अंदर से, क्योंकि आपको कोई काम करना पसंद है इसलिए आप उसको करते हैं, बाकी चाहे वो पैसा मिले फेम मिले वो सब एक्स्ट्रा चीजें हुई, जरूरी नहीं है कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल है कि बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी कारक, आपको दौड़ाने का जो रीजन है वो बाहर मौजूद है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो कुछ और है, यानी कि कुछ और चीज है बाहर जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस गुड मार्क्स, मैं इसलिए होमवर्क कंप्लीट करता हूं क्योंकि टीचर मुझे अच्छे नंबर देती हैं। तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है, जिसको नेगेटिव कह देंगे, बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं कहेंगे ऐसे व्यक्ति को, ठीक। यानी कि भाई आप अपना होमवर्क इसलिए पूरा करते हैं, या हमारा रीजन क्या होना चाहिए कि होमवर्क इसलिए पूरा किया जाए कि आप कुछ नया सीख पाए, कल आप कुछ और अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से सीख पाए। यानी कि आई लर्न सो मच, मैं बहुत कुछ सीखता हूं जब मैं अपना होमवर्क करता हूं। आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन, मुझे मजा आता है ये करने में। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, यानी कि मेरे कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं जब मैं होमवर्क के थ्रू प्रैक्टिस करता हूं, ठीक। इन अ प्राइमरी क्लासरूम आर टीचर शुड, यानी कि एक प्राइमरी क्लासरूम के अंदर, प्राथमिक कक्षा के अंदर टीचर को क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देने चाहिए सिर्फ, नॉन एग्जाम्पल्स गैर उदाहरण देने चाहिए, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं देना चाहिए। नॉन एग्जाम्पल का मतलब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, होपफुली आपको याद होगा। आंसर कीजिए, ठीक। आंसर होगा गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ठीक। यानी उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देंगे आप, यानी हिंट भी देंगे, बच्चे को गैस करने का मौका भी देंगे, और डायरेक्ट एग्जांपल्स भी देंगे। तो दोनों का यूज करेंगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। अब बढ़ते हैं फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में अर्थ निर्माण को कौन सी एक चीज प्रमोट करेगी कि बच्चे कुछ अर्थपूर्ण ठीक से सीख पाए। मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रही हूं, आप ही आंसर कीजिए अब थोड़ा सा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना मैम, किस चीज का, किस चीज का लिंक दूं बताओ। रुद्र श्रीवास्तव को तो ब्लॉक करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं अब, इतने तरीके से समझाया बट मानते नहीं लोग। देखो एक बार, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, हमेशा ये याद रखेगा, मीनिंग मेकिंग यानी कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ी हुई बात है। बच्चा एक्सप्लोर करेगा, डिस्कस करेगा, एंगेज होगा, एक्टिविटी करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो बेहतर सीखेगा, ठीक। सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, सिर्फ दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक जैसी ही सबको एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता, तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को देख करके खुश मत हो जाना, ये पॉजिटिव नहीं होती ज्यादातर केसेस में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रन
चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, कई बार बच्चे मिसकॉन्सेप्शंस बना लेते हैं, उनको गलत धारणाएं बन जाती हैं और कई बार वो गलतियां करते हैं। ये क्या दर्शाती हैं उनकी गलतियां और उनकी भ्रांत धारणाएं? लीजिए 30 सेकंड का समय और आंसर कीजिए। क्या हुआ टी शर्ट को भाई? खुशबू? सही बात है शुभांगिनी। देखो ठीक है, जो जिस उद्देश्य से आएगा वो वही सीख पाएगा, है ना। आप पियर्सन ले लो, पिंकल पियर्सन ले लो। आंसर कीजिए। देखो एक मैं सिंपल बात करें, अगर बच्चों की जो गलतियां हैं ये दर्शाती हैं कि आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप, एक अच्छा स्टेप है उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी चल रही है इस बात को जानने के लिए। गलतियां ये बताती हैं कि बच्चा सीख रहा है और कैसे सीख रहा है ये उसकी गलतियों से, उसकी अवधारणाओं से ही पता लगेगा। फिर आपको पता लगेगा आगे उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है बात। ये कैपेबिलिटीज इंफीरियर फील कराना, ये सब बेकार की चीजें होंगी, हिंड्रेंस नहीं होती गलतियां। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल सीटेट में आ रहे हैं। तो रचनावादी या संरचनावादी ढांचे में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है, तो हम जानते हैं, आपको वर्ड्स भी याद होंगे। एक समस्या समाधान करता यानी प्रॉब्लम सॉल्वर और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। बच्चों ने भी कहा है और प्याजे ने भी कहा है कि बच्चा क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी करके सीखता है कुछ अपनी एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है। और प्याजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। पता नहीं आज भाषा को क्या हो गया है। आगे बढ़ते हैं। A teacher's role while using cooperative learning in her class। एक शिक्षक का रोल जब वो सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग कर रहे हो अपनी कक्षा के अंदर। साइलेंट रहना चाहिए, छोड़ के चले जाना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, या फिर टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज दी ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। फिर से आपने बच्चों को अलग थलग कर दिया। साइलेंट स्पेक्टेटर, ये भी गलत हो जाएगा। आपको एक रोल भी निभाना है, बच्चों को जहां जरूरत हो वहां काम भी आना है, फैसिलिटेट करना है क्लासरूम में। ठीक। क्लास को लीव कर दो, ये भी बेकार है। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। आप ध्यान भी रख रहे हैं कौन से ग्रुप को आपने क्या एक्टिविटी दी थी, वो कैसे ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, और आप सपोर्ट भी कर रहे हैं जहां जरूरत है। यानी टीचर एज फैसिलिटेटर का, सुविधा दाता का जो एनसीएफ कहता है, आप रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? यहां तक की बात होपफुली क्लियर होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। यानी कि इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो रिलेशनशिप को दर्शाती है डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में, यानी विकास और अधिगम के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाती है। आंसर कीजिए फटाफट से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी करके बुक जल्दी लाओ। डीनू मुझे थोड़ा सा समय दो यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में उलझी हुई हूँ, क्या ही बताऊं। मैम प्लीज टेल मी विच माइक डू यू यूज। योगेंद्र नाथ सिंह कह रहे हैं 100 रुपीज का सुपर चैट करके। योगेंद्र नाथ सिंह माइक है, ये सेनहाइजर का है, आई थिंक हेड माइक है सेनहाइजर का। इसका एग्जैक्ट जो वो है नंबर, वो डब्बे पे लिखा होगा, देखना पड़ेगा। आई थिंक 46,000 के अराउंड है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रेपिटेटिवली जब भी मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। एक वीडियो बनाएंगे दूसरे चैनल पे हिमांशु सिंह पे सेटअप के बारे में, है ना। जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, जिनको जानने की इच्छा है, तो इस पे डिस्कशन करेंगे कभी। मुझे इसे बनाने में धक्के खाने पड़े तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन दी जा सकती है इसके बारे में। आंसर कीजिए। डी, यानी डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर समय के साथ आता है डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए एफर्ट और प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी, यानी दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आप सीखते हैं तो डेवलप भी करते हैं, जब आप डेवलप करते हैं तो आप सीखते भी हैं। ठीक हो गई बात यहां तक की। आगे बढ़ जाते हैं और ये चश्मा अब और नहीं लगाएंगे। आंसर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, देखो सीडीपी के क्वेश्चंस टाइम लेते हैं, अगर यही क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के होते तो थोड़ी स्पीड में हो जाते। ऊपर से डिस्कशन और आज मैं भी थोड़ी सी स्लो हूं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, क्या कहेंगे आप इनको? देखो एक बार, स्कीमा कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स को, इंफॉर्मेशन की। ये आपका ब्रेन है, इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन के कैटेगरीज बनी हुई है ना, जिसके थ्रू आप चीजों को सेंस कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। ये पेन है, आप पहचान पा रहे हैं, ये बोर्ड है, आप पहचान पा रहे हैं, ये प्रतिमान लिखा हुआ है, आप पहचान पा रहे हैं। यानी कि आपके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के अलग अलग स्कीम्स हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
Second last question, with an appropriate question or suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. मतलब कि यदि थोड़ी सी मदद मिल जाए तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत आगे तक जा सकती है, जहां वो अकेले जा सकता था उससे कहीं आगे। मतलब आप यदि खुद से 20 नंबर ला सकते थे सीडीपी में, और मेरी थोड़ी बहुत स्कैफ फोल्डिंग से आंसर ही दे दिया मैंने आपको, यानी थोड़ी बहुत हेल्प से 30 ले पाए या 28 ले पाए, जो कि बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं, तो यानी ये जो बीच की मदद है इसको आप क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन या इंटेलिजेंस? नहीं दिया आंसर क्योंकि कुछ और पूछा है क्वेश्चन में। आंसर कीजिए एक बार। 29th का ए होगा, 29th का ए होगा। देखते हैं, बिल्कुल पवन चतुर्वेदी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब क्वेश्चन क्या था ये देखते हैं, और स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी में डिफरेंस क्या है। विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन या सजेशन के साथ, द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन। जहां वो अकेले पहुंच सकता था उससे कहीं दूर आप उसको ले जा सकते हैं यदि एक सही अंडरस्टैंडिंग या मदद उसको मिले। Which construct does the above statement highlight? ये कौन सा दायरा है जहां ये किया जा सकता है? तो इस दायरे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं और स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस दायरे में जो दी जाने वाली मदद होगी, ये था दायरा जिसमें आप 30 नंबर ला सकते थे, इसमें आप 20 खुद से ले पा रहे थे, लेकिन यहां तक जाने के लिए ये आपका संभावित विकास का क्षेत्र था। जिसके 10 आ रहे थे उसके 30 नहीं आएंगे, ठीक। तो इस केस में संभावित विकास के क्षेत्र में ये जो पूरा दायरा है जिसमें आप सीख सकते थे किसी की मदद से और खुद से, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। वाइगोस्की की थ्योरी एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ही मैंने कई बार डिस्कस की हुई है। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरीली थ्रू, यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से हम कैसे हायर लेवल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं यानी कॉग्निटिव प्रोसेस, हायर लेवल की कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि जिसमें आपके संज्ञान का, आपका लेवल ऑफ क्या कहें, फंक्शनिंग कह सकते हैं एक तरीके से, कि आपका दिमाग किस लेवल पे फंक्शन करता है, चाहे वो आपका नोइंग का प्रोसेस हो, चाहे वो फिर आपका थिंकिंग की एबिलिटी हो, चाहे वो रीजनिंग की एबिलिटी हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी हो, है ना। आंसर कीजिएगा। 30th का 2 यानी सोशल इंटरेक्शन। देखो वाइगोस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। 3 चीजों को उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। SCL से याद रख सकते हो वाइगोस्की के लिए। लैंग्वेज को एक टूल कहा है, कल्चर और सोसाइटी के थ्रू इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके बच्चे, अपनी उम्र को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, एज को इंपॉर्टेंस नहीं दी। अगर वाइगोस्की ने एज को इंपॉर्टेंस दी होती तो शायद मैं आज आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रही होती, है ना। तो सोशल इंटरेक्शन इसका सही आंसर होगा, बाकी सब जो है वो प्याजे या फिर बिहेवियरिस्ट थॉट्स। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सीखते रहेंगे।